ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर्स और प्रोफेशनल्स को वो परमानेंसी दे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4.5 के अंदर स्किल इमिग्रेशन तो नहीं होती। लोग सवाल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम जो प्रमोट भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। इस साउथ ऑस्ट्रेलिया जब मौजूद है वो इंडोर्स करेगा, आपको किसी ऑस्ट्रेलियन की जरूरत नहीं है। सुपीरियर कंसल्टिंग के पास जब आप आएंगे तो ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक एक्सपीरियंस मिलेगा और दूसरा आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे सीनियर लेवल पर होंगे। खास तौर पर मैंने क्या तवज्जो दिया है, आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर जितने भी हमारी जो मीडिया की फर्टिलिटी है और स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, इसमें क्रिकेटर्स हो गए, जिसके अंदर हॉकी हो गई, इसमें एथलीट्स हो गए, उनके लिए बहुत नादर मौका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में कि कैसे आप 4.5 आइल्स के साथ पीआर हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुपीरियर कंसल्टिंग के सीईओ मिस्टर आदिल इस्माइल साहब, जो कि हमें इसके बारे में, इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे और हम कैसे ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच समरा। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें क्या चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा मेन है? देखिए, ये बेसिकली तो ग्लोबल टैलेंट की ही सीरीज का वीज़ा है। ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा होता है ग्लोबल टैलेंट में हमेशा। ऑस्ट्रेलिया भी इस पाथवे पे है। एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर्स और प्रोफेशनल्स को वो परमानेंसी दे, ताकि ऑब्वियसली ये ऑस्ट्रेलिया को उसका तो फ़ायदा होगा। तो उनके पास जो वीज़ा है वो 858 वीज़ा क्लास के अंदर मौजूद है। जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया की स्किल की हम बात करें तो वो है 189, 190, 491। क्योंकि आपने एक इंट्रो में बड़ा एक थ्रिलर आपने दिया है कि 4.5। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4.5 के अंदर स्किल इमिग्रेशन तो नहीं होती। ये जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं, जो इसको हम प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम, ये है 858 वीज़ा। ओके। इसमें 4.5 बिल्कुल दरकार है, बट ये हाईली स्किल के लिए है। क्योंकि हमारे यहाँ रुझान ये है और तरतीब ये होती है लोगों की कि लोग सिर्फ आइल्स को देखकर ही अपना वीज़ा फॉरन, अपना सीवी जो है फॉरन फौरी तौर पर ड्रॉप कर देते हैं। मेरे पास फौरी जब जब भी कोई ऐड लगता है हमारा या हम कहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक थ्रिल तो क्रिएट होता ही है, बट लोग ये ज़हमत नहीं करते कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है कि जिसका 4.5 आइल्स दरकार है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट को खंगालें, हमारी भी देखें और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसको भी देखें, रिक्वायरमेंट्स को चेक करें। प्रोग्राम है ग्लोबल टैलेंट के लिए, क्योंकि ग्लोबल टैलेंट के लिए हमें दरकार होता है जो भी इनके प्रायोरिटी सेक्टर्स मेंशन होते हैं हर कंट्री के। ऑस्ट्रेलिया की भी हैं, जैसे आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, डिजिटल हो गया, हेल्थ इनोवेशंस हो गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारे होगी। आपके स्पोर्ट्स का हो गया, खासतौर पर स्पोर्ट्स वाले लोग, जितने भी स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स वाले लोग भी मौजूद है हमारे क्लाइंट्स, तो उनके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऑस्ट्रेलिया आपको डायरेक्ट पीआर आपको दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस प्रोग्राम के अंदर तवज्जो जो है वो है टैलेंट के ऊपर, उसकी इंडोर्समेंट के ऊपर। किसी को अवार्ड मिला है, रिवॉर्ड मिला है, किसी की पब्लिकेशंस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुई है, किसी किसी का आर्टिकल पब्लिश हुआ है, किसी को किसी भी तरीके से रिकॉग्निशन मिली है। वो रिकॉग्निशन बेचारा सिर्फ सीवी में लेकर अगर घूम रहा है तो उसको चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया की परमानेंसी हासिल कर ले। ओके। उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें आइल्स या लैंग्वेज असेसमेंट की ऐसा जरूरत नहीं। कई जगह पर तो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि ठीक है, अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ाई का, ग्रेजुएशन का, अगर इंग्लिश है तो तब भी हमें ये जरूरत नहीं है। बट हम ये कहते हैं कि जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड आता है। अब ये एडिलेड लोगों को अब नहीं पता होगा, अगर वो पिछले 5-10 साल में जाकर चेक करें फैक्ट्स को, तो एडिलेड जो है वो नंबर 1 लिवेबल सिटी रहा है। इतना उसका रैंकिंग हाई रहा है कि नंबर 1 लिवेबल सिटी रहा है वो। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम है, इसी तरीके से न्यू साउथ वेल का भी यही प्रोग्राम है 858। ये सारा नेशनल इनोवेशन वीज़ा के नाम पर चल रहा है प्रोग्राम, कि ऐसे इनोवेटिव कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करते हैं जो प्रूव करें कि हम इनोवेटिव हैं और हमें रिकॉग्निशन मिली है या एंडोर्समेंट मिली है, या हम प्रॉमिसिंग इनोवेटर या लीडर मौजूद हैं और या बन सकते हैं। तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। यहाँ पर एक बात बड़े वाज़ेह बता दूं कि ये ग्लोबल टैलेंट की तरफ सिर्फ 4-5 सेक्टर नहीं है। ओके। ये बहुत ज़्यादा है। कहीं अगर आप फिट नहीं भी हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो हमने बताया कि टेक्नोलॉजी हो गया, या साइंस हो गया, या हेल्थ हो गया, या एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा भी अगर कोई बंदा किसी और सेक्टर में, सेल्स और मार्केटिंग है, या किसी और फैक्टर, मीडिया फील्ड तो आर्ट्स एंड कल्चर में आ ही जाएगी, बट इसके अलावा भी अगर कोई है जो नज़र नहीं आ रहा, वो अदर रिकॉग्निशन के अंदर आ जाता है।
अदर एक्सेप्शनल एबिलिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। वहाँ फिट इन हो सकता है, प्रोवाइडेड हम्म, आपके पास वो एविडेंसेस हैं जो प्रूव कर सके कि आप इमर्जिंग भी है, साथ में आप जो है आपका टैलेंट जो है वो माना हुआ भी है, हम्म, आपको रिकॉग्निशन मिली है। सिंपल सा सीवी, बैचलर्स डिग्री, 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस, दैट्स इट। एक आध कोई आपने सर्टिफिकेशन की और आपका सीवी खत्म है, ये चलेगा नहीं। ओके। इसके लिए या तो आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, अपने efforts अपने करने एफर्ट्स करने पड़ेगी, फिर आप अप्लाई करें, ठीक है। या फिर आपको कोई और रूट तलाश करना पड़ेगा, बिल्कुल। जैसे 189 190 491 है। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ना आ जाए कि 4.5 आए तो बड़े मौजे हो गई, तो बीकॉम वाला भी आ रहा है, ओके। और जो है ना वो इंटर वाला भी आ रहा है, डिप्लोमा वाला भी आ रहा है, आए बट रिकॉग्निशन क्या है उसके पास। हमारे पास EB2 के अंदर हमारे पास एक केस है, अप्रूव्ड है, अभी वो NBC के अंदर चल रहा है, तो वो सिर्फ बीकॉम थे उनका, लेकिन IT के अंदर एक्सपोजर बहुत हाई था। उन्होंने अमेरिका से, US से और मुख्तलिफ जगह से, बड़ी बड़ी जगहों से उन्होंने उन्हें एंडोर्समेंट मिली थी। इंटरनेशनल वो एक्सेप्शनल एबिलिटी के अंदर EB2 के अंदर विदाउट RFE अप्रूव हो गए। ओह नाइस। तो ये आपको इस इन वीजाज में भी आपको ये हेल्प करेगा। ओके। बट अगर सिंपल बीकॉम में और कुछ भी नहीं है, सिंपल डिप्लोमा है और कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर आपका काम नहीं बनने वाला। इम्प्रूव करेंगे, जिनके पास है वो 100 बिस्मिल्लाह आए, अप्लाई करें, तरतीब हम बता देंगे कि कैसे अप्लाई होता है। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ओके। और आप ऑस्ट्रेलिया के लिए बेनिफिशियल या उस रीजन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल कैसे होंगे, ठीक है। और जो आप प्रपोज कर रहे हैं अपना एंडेवर, उसकी नेशनल और इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, ओके। नेशनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। ये आप ज्यादा अगर बताएंगे तो आपको एंडोर्समेंट मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपके पूछने से पहले भी आपको बता दूं, बिल्कुल। वो ये कि लोग सवाल करते हैं हम्म, कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं और इस बिल्कुल। इनोवेशन वीज़ा के लिए, ग्लोबल टैलेंट के लिए, तो हमें ऑस्ट्रेलिया से तो एंडोर्समेंट चाहिए होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन चाहिए, कोई प्रोमिनेंट फिगर होना चाहिए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम जो प्रमोट भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। ओके। साउथ ऑस्ट्रेलिया का NIV, नेशनल इनोवेशन वीजा, 858 प्रमोट कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर जो स्टेट होती है, हम फेडरल का 858 नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेट। जब स्टेट होती है, स्टेट आपको नॉमिनेट करती है, इंडोर्स करती है, ठीक। आप सारा अपना पोर्टफोलियो लेकर हम्म, स्टेट को देते हैं, स्टेट जज करेगी, जज करने के बाद आपको इंडोर्स करेगी, फॉर्म 1000 आपको देगी, ओके। एंड देन विद द बिजनेस कवर लेटर आप EY में जाएंगे और वहां से आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। ये टोटल प्रोसेसिंग जो है आप समझ लीजिए कि साल 1.5 साल के अंदर हो जाता है। ओके। तो इसलिए सबसे ज़्यादा वाज़ेह बात, क्लैरिटी के साथ आप उसको चेक करें, देखें, ढूंढें, आपको ये पता चल जाएगा। और जब नहीं है तो तब तो हम आपको बता ही रहे हैं बिल्कुल। कि साउथ ऑस्ट्रेलिया जब मौजूद है वो इंडोर्स करेगा, आपको किसी ऑस्ट्रेलियन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया एज एन ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है जो आपको इंडोर्स कर रहा है। रिजॉर्ट वर्क। ठीक है। फिर भी सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप मुझे बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता दें हमारे व्यूवर्स को, ताकि जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ईजी हो जाए। देखिए, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सच तो पॉइंट वाइज नहीं है, ठीक है। ठीक है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी अचीवमेंट इन योर CV क्या है, ओके। सर्टिफिकेशंस की हैं कि आपने, क्या आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर कोई मेंबरशिप आपको मिली है, कहीं आपने कोई जज आप कोई बन गए, किसी को आप ओके। जज कर रहे होते हैं, कहीं आपको कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बुलाया जाता है, कोई मीडिया टॉक्स आप करते हैं, और या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली आपको जो है ना वो हाईएस्ट अवार्ड्स आपको मिल जाते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर आपको मिल जाता है, रिसल। तो वो सारी चीज़ों को कैपिटलाइज करके ग्लोरीफाई करना या उसको प्रेजेंट करना, वो आपको अच्छा आना चाहिए। ठीक है। आपको मनवाना आना चाहिए कि मेरे आने से फ़ायदा क्या होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे अब सब मैं बता देता हूँ कि आप जब सिलेक्शन के लिए भी जाते हैं तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि मुझे क्यों सिलेक्ट करेंगे। ये सबसे ये कहते हैं ना, हारी हुई सोच कहलाती है। मेरे पास जब भी कोई ऐसा आता है मैं बात करता हूँ कि आप ये हारी हुई सोच से क्यों आते हैं कि मैं क्यों सिलेक्ट होऊंगा। तो मुझे नहीं बात समझ में आती, या तो आप मैदान में उतरे या नहीं उतरे, बिल्कुल ऐसा ही है सर। या तो आप मुकाबला करें या नहीं करें। जब आप मुकाबले में आए तो ये थोड़ी पूछते रहेंगे मेरे जीतने के चांसेस कितने होंगे। जीतने की चांसेस आप खुद क्रिएट करेंगे, आप उसके लिए फाइट करेंगे, आप उसके लिए सारा। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं, डर है, तो या तो वेट करेंगे 20 25 50 लोग 100 लोग अप्रूव हो जाए जैसे हो जाते हैं, और उसके बाद अप्लाई करें, उसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है। जब आप देख कर ईमान लाते हैं
तो बिन देखे वाले को ज़्यादा फ़ायदा है। बिल्कुल तो ऐसा हाँ, ही। वो आपके लिए जो है वो नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो आप बाद में जब आएँगे तो आपको होगा क्या कि स्ट्रिंजेंट हो जाएगी पॉलिसी, सख्त हो जाएगी और आपको वीज़ा नहीं मिल रहा होगा। तो इसलिए इस प्रूफ से बचें, वही लोग कामयाब हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहले प्रूफ दिखाओ, क्या हो जाए मैं अप्लाई करूँगा। फिर हम अप्लाई जो बंदा अप्लाई कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर आप अप्लाई करेंगे, तो उसने तो ये सवाल नहीं किया होगा ना। बिल्कुल वो ऐसा ही। पहले आ गया और पहले उसने अप्लाई कर दिया, उसको फ़ायदा अर्ली बर्ड्स को हमेशा फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल। इस बुनियाद के ऊपर भी अप्लाई करें और अच्छे मुस्तनद इदारों के साथ अप्लाई करें जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जो पोर्टफोलियो को अच्छा पोर्ट्रे कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो एलिजिबिलिटी एज़ सच नहीं है, मैंने कहा कि एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री भी है, अगर आपके पास मास्टर्स है, अगर आपके पास पीएचडी है, बट आप इम्पैक्टफुल कितने हैं? ओके। अगर आपका सीवी या आपका पोर्टफोलियो इम्पैक्टफुल है और उसको आगे लीड किया जा सकता है, उसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है विद द डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। शॉर्टेस्ट वे के अंदर आपको अता और पता चल जाएगा। और सबसे और इम्पोर्टेंट एक आपको बात बता दूँ, बिल्कुल सर। कंपेयरिंग विद द यूके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, ओके। वहाँ पर आपको एंडोर्समेंट की फीस देना पड़ती है। तो लोगों की जान यहाँ तक भी आ जाती है कि यार 600 पाउंड में 650 पाउंड पे करना पड़ेगा, कैसे राइट? पे करें? बिल्कुल। बट साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको कोई एंडोर्समेंट की फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओह! ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और मुफ्त हर किसी को मुफ्त पसंद होता है। तो आपने फ्री में आपने जो है ना वो करवाना है, चेक कराएँ। ठीक है। बेचारे गरीब को आप कंसर्न को पैसे देते हैं जो इनिशियली आपको आपको वर्कआउट करेगा। ठीक। उसके लिए भी अगर कोई अगर नाराज़ होता है या उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो खुद अप्लाई करे। एक्सपर्ट इसीलिए होते हैं कि वो आपको गाइड अच्छा करें और आपको वहाँ तक मंज़िल तक पहुँचाने में आपकी मदद करें। बिल्कुल ऐसा ही है। सर जैसा आपने अभी बात की फ़ीस से रिलेटेड, तो मैं ये जानना चाहूँगी इसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी? जो कि अक्सर काफ़ी लोगों के यही क्वेश्चन्स होते हैं ताकि वो अपना माइंड बना लें। बिल्कुल। देखिए 2 स्टेजेस पे काम है। जैसे ठीक। हमने अर्ज़ पहले कहा कि आपको पहले एंडोर्समेंट लेनी है। साउथ ऑस्ट्रेलिया से एंडोर्समेंट चाहिए। जी। पूरा पोर्टफोलियो बनेगा, सारे बिज़नेसेस आप बनाएँगे, ठीक करेंगे। है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स, एसओपीज़ सारा चीज़ें, कवरिंग लेटर, ये सारा आप बनाकर अपना केस लड़ेंगे। इस तरह से आपको एक जो कोर्ट में केस लड़ना है। बिल्कुल ठीक ऐसा है ना? ही। पूरा अपना एक थद्दा बनाकर एक डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करके आपने जो है ना एविडेंस क्रिएट किया एंड आपने किया। जब वहाँ से एंडोर्समेंट मिलेगी, तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। ओके। सबसे अच्छी बात जो मैंने शुरू में कहा अभी बीच में कि फीस नहीं है तो फ्री में बिल्कुल ऐसे ही। इनिशियल आपका एंडोर्समेंट ही आपका 99% सक्सेस है, ये भी याद। ओके, ठीक है। तो फ्री में मिल रही है वो, हुँ, ले लें, हासिल कर लें। हुँ। उसके बाद इमिग्रेशन फीस, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया हमेशा इमिग्रेशन फीसेस के अंदर बहुत हाई रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 4670 के करीब कुछ है, वो आप चेक ओके। कीजिएगा, तो वो फीस है। ठीक है। यूं कह लें कि आप अप्रॉक्सीमेटली $5000 फीस है। सही। उसका हाफ स्पाउस हुँ, और स्पाउस की फीस जो है उसका हाफ पर चाइल्ड। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 4 लोग हैं, हुँ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने बनेंगे वो, कि 4670 के करीब आपका एप्लीकेंट, हुँ, उसका हाफ 4000 2300 समथिंग आपका ये बनेगा हुँ। स्पाउस का, एंड देन 1100 या $1200 पर जो बन रहा होगा। ओके। तो ये तकरीबन समवेयर अराउंड 8000 $9000 आपको बन रहे हैं। 8000 या $9000 मल्टीप्लाई बाय 200 भी अगर आप रखें फॉर एग्जाम्पल, तो 18 लाख 17 लाख रुपए आपके कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल। बट यहाँ पर आपको एक जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खास बात है, चाहे वो स्किल इमिग्रेशन है, आपको एक एक जहन में सुकून ये होता है कि मुझे एंडोर्समेंट मिल गई या मुझे आईटी मिल गया है। ये आईटी की बात की फीस है, इन्विटेशन टू अप्लाई आने के बाद की फीस है। ठीक तो है, ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी फीस आईटी के आने के बाद लेता है। ठीक है। उसमें आपको सुकून ये होता है कि कुछ भी हो जाए, मैंने पैसे तो पे कर दी, ज़्यादा पे कर दी, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे वीज़ा मिल जाएगा। सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, क्रिमिनल एक्टिविटी, फोर्ज डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेबल डिजीज कल। इसके अलावा एंडोर्समेंट के बाद आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। टाइम ड्यूरेशन अगर आप पूछना चाहें, तो टाइम ड्यूरेशन इसका इनिशियल जो एंडोर्समेंट है वो 4 से 6 महीने के अंदर आपको ओके, क्लैरिफाई हो जाता है कि आपको ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है। मिल जाएगा तो फिर आप वीज़ा फाइल करेंगे, ईयूआई आने के बाद, ईयूआई सबमिट करने के बाद, आईटी लेने के बाद आपने वीज़ा फाइल किया। वीज़ा फाइल करते-करते और उसका वीज़ा आने तक, क्योंकि पेपर बेस्ड वीज़ाज़ होते हैं ऑस्ट्रेलिया के हमेशा, वो आने तक आपको तकरीबन 6-8 महीने 10 महीने लग जाते हैं। ओके। तो ऑल टुगेदर साल से 1.5 साल हम ये कहते हैं, लोगों को बताते इसका हैं, टाइम इसका डिफरेंस हो। टोटल टाइम अगर आप जाएँगे तो कल ठीक है, ठीक है। इसके बाद सर मैं ये पूछना चाहूँगी इन सारी चीज़ों में सुपीरियर कंसल्टिंग की टीम हमें कितना हेल्प आउट करती है? मतलब क्लाइंट जो होंगे उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेगी? एक तो ये बात है कि जो जितने भी ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किए पाकिस्तान में, अब तो बहुत से और कंसर्न्स भी अप्लाई बिल्कुल। कर रहे हैं और भेड़-चाल होती है, हम किसी को रोक तो नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते वो क्यों कर रहे हैं, सबका राइट है। बट हमने इसको इंट्रोड्यूस जब कर दिया है और लोग अप्लाई जब कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज दें हुँ, और उसका जो लेवल स्टैंडर्ड है एप्लीकेशन सबमिट करने का, वो बहुत हाई होना चाहिए।
इसी वजह से इस प्रोग्राम को सिर्फ हमने सीनियर्स के हाथों में रखा है। ओके। मैं इसको लीड कर रहा हूँ और सिर्फ ठीक है। सीनियर मैनेजर ही जो है वो ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम को ले रहे हैं। हमारे पास जो जूनियर मैनेजर्स या मैनेजर्स भी मौजूद हैं, हम उन तक भी उसको रसाई फिलहाल नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारी तवज्जो है, हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं, ताकि लोग आसानी के साथ सहल अंदाज के अंदर केस को सबमिट कर सकें और रिजल्ट ले सकें। तो सुपीरियर कंसल्टिंग के पास जब आप आएंगे तो ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक एक्सपीरियंस मिलेगा और दूसरा आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे सीनियर लेवल पर होंगे, जूनियर लेवल के लोग आपको हैंडल नहीं कर रहे होंगे। ओके, ये काफ़ी अच्छी बात आपने मुझे बताई। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया ये साउथ ऑस्ट्रेलिया प्रोग्राम है, ठीक है? तो क्या ऐसा होगा जो एप्लीकेंट होगा वो सिर्फ साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही रह सकता है या इसके अलावा कोई और स्टेट में भी मूव ऑन कर सकता है? जी, जब जब भी कोई प्रोग्राम स्टेट बेस्ड होता है, अनाउंसमेंट आती है स्टेट के साथ या प्रोविंस के साथ, ये कनाडा में जैसे, तो वहाँ पर आपको 2 से 3 साल रहना ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके बाद आप फ्री हैं, क्योंकि इनवाइट किसने किया? आपने मुझे इनवाइट किया, कोई और तो नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही। जो किसी को इनवाइट करेगा, घर में भी होता है ऐसे, आप इनविटेशन के बगैर नहीं, जब इनविटेशन किसी की जगह पर आ रहा है, तो आपको एथिकली भी जो है वो उसी के पास जाना है, उसी के पास रहना है। तो ठीक। आप एटलीस्ट 2 ईयर जो है वो वहाँ पर रहेंगे और अगर आपको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 2 ईयर्स के बाद आप फ्री हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। 4th ईयर में आपको सिटीज़नशिप ऐसे ही आपको मिल जाएगी। वो ये ओके। फ्रॉम द डे फर्स्ट पीआर वीज़ा है। जो राइट्स पीआर के होते हैं वो आपको और आपकी फैमिली को मिलेंगे। ओके, वहाँ पे जाते ही आपको जो है पीआर मिल जाएगा। इसके अलावा सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कौन-कौन सी फील्ड के लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? फील्ड जो ज़्यादा हाई इन डिमांड है वो आईटी सेक्टर है। ओके। इसके अंदर एआई सबसे ज़्यादा है, साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, साइबर डेटा साइंटिस्ट हैं जैसे, और हेल्थ इनोवेशन के अंदर लोग हैं, ओके। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, ठीक है ना, आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर है, और ख़ास तौर पर मैंने क्या तवज्जो दिया है, आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर जितने भी हमारी जो मीडिया की फर्टिलिटी है और स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, स्पोर्ट्स। जिसमें क्रिकेटर्स हो गए, जिसके अंदर हॉकी हो गई, जिसमें एथलीट्स हो गए, उनके लिए बहुत नादर मौका है कि बहुत आसानी इसके साथ और बहुत जल्दी वो ऑस्ट्रेलिया की पीआर ले सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। ऑब्वियसली ये चॉइस का सौदा है, कोई पुश नहीं है, कोई हम अर्ज नहीं कर रहे कि आपने ले लेना, लेकिन अपॉर्चुनिटी तब है बिल्कुल आपको उसको उसको जो है ना अवेल भी करना चाहिए और उसको बताना हमारा काम। तो ये जो सेक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने कहा कि कोई कैद ज़्यादा नहीं है, कोई भी आ सकता है, खास तौर पर स्कॉलर्स और रिसर्चर्स, ओके। पीएचडी, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी तादाद है रिसर्चर्स की और पीएचडी होल्डर्स की। हमारे पास ग्लोबल टैलेंट यूके का भी जो अप्रूवल हुआ, तो वो भी पीएचडी होल्डर है। ओके। तो इस प्रोग्राम, ये नया प्रोग्राम है, अभी 4-5 महीने से ज़्यादा भी नहीं हुआ इस प्रोग्राम को, हमने ही लॉन्च किया, अभी हम सारा सबमिशन मोड के ऊपर है। चूँकि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जो भी नया प्रोग्राम आज तक भी लाए, चाहे वो यूके का हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम हो, एचएसएमपी 2002 और 3 के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक उसके बाद ये सारे ग्लोबल टैलेंट भी हुआ या और प्रोग्राम्स भी हुए। तो प्रोग्राम टाइम लेता है है। और वो फौरी तौर पर नहीं आपको रिजल्ट देगा, को टाइम लेंथ हमने अभी वैसे भी बता दी है बिल्कुल ऐसा ही। कि टाइम देंगे, उससे उसके साथ-साथ लोग आते के साथ सबमिशन पे नहीं जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का एक फेज़ होता है, ओके। एक एक प्रोसेस होता है जो कि टाइम टेकिंग होता है, एंड देन सबमिशन होती है। तो होपफुली हम अनदर 4-5-6 मंथ के अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस भी करने की पोजीशन में होंगे और एक नए पॉडकास्ट में आपको बता रहे होंगे, नई बिल्कुल नवीन, ऐसे। कि हमने क्या-क्या चीज़ अचीव कर ली है। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया। ये था आज का टॉपिक। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया पीआर प्लान कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।